Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are continuing our respiratory system disorders. So आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे our seventh disease that is bronchiectasis. So before starting the video, do like this video and subscribe to my YouTube channel and share it with your friends and don't forget to hit bell notification icon as well. So let's start the video. So our today's topic is bronchiectasis. So ectasis मतलब डायलेशन, यहाँ से हम याद रखेंगे डायलेशन मतलब वो चीज़ डायलेट हो जाती है। आप पिछली डिसीज में हमने पढ़ा था नैरो हो रही थी ना वो चीज़, इसमें क्या डाइवाइड हो जाती है वो चीज़। तो ब्रोंकिएक्टिसिस क्या है? इज अ क्रॉनिक कंडीशन, ये भी प्रोग्रेसिव डिसीज है वेयर द एयरवेज यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई है वो लंग्स में क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, खुल जाती है, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, और उसकी वजह से म्यूकस उसमें भर जाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन परसिस्टेंट कफिंग, खांसी रहती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम, इसमें ना बहुत स्मेली स्पूटम एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इसका कि जो ब्रोंकिएक्टिसिस के हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका जो स्पूटम होता है वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होता है। ठीक है, बहुत पंजेंट सी स्मेल होती है उनके अंदर, एंड फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस लगती हैं। द डैमेज टू द एयरवेज इम्पेयर देयर एबिलिटी टू क्लियर म्यूकस, क्योंकि वो वाइड हो गए हैं, वो नैरो करके उसे निकाल नहीं रहे, तो वो म्यूकस निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ब्रोंकिएक्टिसिस बेसिकली क्या है? डायलेट हो जाना, वाइडन हो जाना ब्रोंकाई का। ठीक है, कॉजेज एंड इटियोलॉजी की बात करें, इन्फेक्शंस जैसे कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो रहा है, वूपिंग कफ बार बार हो रही है, वो हमारी ब्रोंकियल वॉल को डैमेज करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टिसिस हो जाता है। ठीक है, टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक भी लंग डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आगे जाके ब्रोंकिएक्टिसिस की दिक्कत हो सकती है। देन एनटीएम इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन ये क्या है बेसिकली, नॉन ट्यूबरकुलस मतलब जो हमारा जो हमारा एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, अगर वो उससे हटके जो उसी की और फैमिली के हैं वो करे तो वो नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली करता है बेसिकली, तो उनसे हटके अगर कोई और माइकोबैक्टीरियम कॉज कर रहा है लंग इन्फेक्शन तो वो भी हमारा अल्टीमेटली लीड कर सकते हैं किसको? ब्रोंकिएक्टिसिस, राइट। फिर है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसे कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी CVID बोलते हैं जिसे, या IgG सब क्लास है ही नहीं, इम्यूनोग्लोबिन है ही नहीं, तो वो हमारी बॉडी की एबिलिटी फाइट नहीं कर सकती हमारी बॉडी फिर इन्फेक्शंस को, जिसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट आ जाती है और हमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसीजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉगरेन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, जिसमें वो हमारे जो वाटरी डिस्चार्ज है, म्यूकस है, वो बना ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टिसिस भी हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कॉमन जेनेटिक कॉज है ब्रोंकिएक्टिसिस का। ठीक है, अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हेरिडिटरी डिसीज है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकता है, जिसमें थिक स्टिकी म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी, क्योंकि पूरी बॉडी में म्यूकस फैल जाता, ब्लॉक कर देता है म्यूकस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, क्लॉग कर देता है पूरा एयरवे को, जिसकी वजह से ब्रोंकियल डैमेज हो जाता है, हेंस ब्रोंकिएक्टिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया जिसे PCD भी बोलते हैं, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी का सीलिया होता है। ठीक है, सीलियाज आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये क्या है, म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं आगे से आगे, वो म्यूकस को क्लियर करते हैं, बट अगर वो इफ सीलिया की मूवमेंट ही नहीं है तो ठीक है उसी की डिस्काइनेशिया है, मतलब उसी की मूवमेंट में दिक्कत है, तो उसकी वजह से क्या है, वो म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाएंगे, म्यूकस प्लग रहेगा और ब्रोंकिएक्टिसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉरेन बॉडी कोई अटक गई है, ठीक है, कोई सिक्का या कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है तो हो सकता है। ट्यूमर हो गया, कोई कैंसरस ग्रोथ है उसकी वजह से हो गया, वो भी म्यूकस क्लियर नहीं होने देगी, हेंस ब्रोंकिएक्टिसिस हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शन जैसे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस जिसे ABPA बोलते हैं, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, एस्परगिलस फंगस का होता है ये बेसिकली, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, डैमेज हो जाता है एयरवे में, तो हेंस वो ब्रोंकिएक्टिसिस कर देती है। ठीक है, एस्पिरेशन, क्रॉनिक एस्पिरेशन, रिपीटेड इनहेलेशन ऑफ फूड, स्टमक एसिड और सलाइवा लंग्स में चला जाना, बार बार खाने का चला जाना, एसिड का रिफ्लक्स हो जाना या सलाइवा का आ जाना, तो वो भी हमारे ब्रोंकिएक्टिसिस कॉज कर देती है। ठीक है, तो ये कॉजेज इसके इंपॉर्टेंट है। फिर अदर कॉजेज में आ जाता है पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, मतलब रेडिएशन थेरेपी चल रही है किसी की कैंसर की, जैसे चेस्ट एरिया
के में चल रही है, तो उसकी वजह से लंग टिश्यू पे भी इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि डिसीजेज लाइक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ये वो SLE डिसीज होती है, ये भी हमारी ब्रोंकिएक्टिसिस कॉज कर सकती है। ठीक है। अननोन कॉज, कई बार इडियोपैथिक टर्म जहाँ पे आती है दैट मीन्स वो चीज़ अननोन है। तो कुछ केसेस में क्या है, ब्रोंकिएक्टिसिस का कॉज पता ही नहीं होता। सो ये हमारे कुछ कॉजेज हैं डिटेल में किसके, हमारे ब्रोंकिएक्टिसिस के। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, कोई भी ट्रिगर है उससे एयरवे इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है, जो पल्मनरी डिफेंस है वो काम नहीं करेगा, स्पूटम बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है, क्लियर ही नहीं कर पा रही हमारी सीलियास, इतना ज़्यादा हो गया, लंग डैमेज हो गया, हैंस ब्रोंकिएक्टिसिस होगा। तो एक विशियस साइकिल की तरह ये हमारा चलता रहता है। ठीक है। देन केम साइन एंड सिम्टम, वही है, क्रॉनिक कफ, परसिस्टेंट कफ रहेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ थिक म्यूकस निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में। स्पूटम प्रोडक्शन, डेली म्यूकस बनेगा जो कि येलो, ग्रीन और ब्लड स्टेन्ड होगा। वो रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होगी बॉडी में, सांस लेने में दिक्कत आएगी, हाई पिच की विसल साउंड सुनेगी हमें, चेस्ट में पेन रहेगा कफ करते हुए, ठीक है, थकावट रहेगी, हम ब्लड कफ करेंगे, खांसी आने पे, ठीक है, ब्लड आएगा और क्लबिंग हो जाएगी, स्वेलिंग एंड राउंडिंग ऑफ फिंगर टिप्स मतलब क्लब हो जाएंगी हमारी, राउंड हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये सीवियर केसेस में होता है, जब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उन केसेस में होता है। ठीक है। वेट लॉस, अनइंटेंडेड वेट लॉस, पता ही नहीं चलेगा वेट लॉस होगा, ये भी क्रॉनिक इलनेस की निशानी है। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे। देन केम डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, पता कैसे लगाएंगे, तो वही क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन असेस करेंगे सिम्टम क्रॉनिक कफ। स्पूटम मैंने बताया पंजेंट सी स्मेल आएगी, तो वो एक डिस्टिंग्विश, और किसी और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जिसमें ऐसे देखने को मिलता है, बट एक हिंट हो जाता है ब्रोंकिएक्टिसिस का, एक पंजेंट सी स्मेल आती है। ठीक है। HRCT कर सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोस करने का ब्रोंकिएक्टिसिस, ये है, इससे हमें पता लग जाएगा जो कि ब्रोंका है उसकी वॉल्स हमारी वाइडर है। ठीक है। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं हम बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए, इन केस ऑफ नॉन ट्यूबरकुलम माइकोबैक्टीरियम का जो केसेस है वो। PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो भी हमारा सीवेरिटी बता सकती है ऑब्स्ट्रक्शन का। CBC इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं अगर ऑटो इम्यूनिटी का इशू है कुछ। ठीक है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट या जेनेटिक टेस्टिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी हो गया, इफ देयर इज अ सस्पिशन ऑफ फॉरेन बॉडी, अगर कोई लग रहा है वो फॉरेन बॉडी चली गई या म्यूकस में कोई दिक्कत है या ट्यूमर है, तो उसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे, ओरल या IV एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शंस को, जैसे हम ऑक्सीसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मैक्रोलिड्स देंगे। इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए सूडोमोनास ऑरिजिनोसा की हमारी वो है, तो इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स लाइक टोब्रामाइसिन, और हम कॉलिस्टिन दे सकते हैं। ठीक है। एयरवे क्लियरेंस टेस्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए कर सकते हैं, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चरल ड्रेनेज, कोई पर्टिकुलर पोस्चर बना के फिर ड्रेन करवा सकते हैं म्यूकस, परकशन बार बार मार के उस पर, ठीक है, या वाइब्रेशन से वो म्यूकस थोड़ा मूव करे वहाँ से, तो उससे हम क्लियर करा सकते हैं। डिवाइसेस जैसे कि पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर PEP डिवाइसेस होते हैं, ऑसिलेटरी PEP, हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन, वेस्ट थेरेपी बोलते हैं, वो भी म्यूकस क्लियरिंग के लिए वो ऑसिलेट करते हैं, वो उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं वो डिवाइसेस। ठीक है। ये बाकी हमारी ब्रोंकोडाइलेटर में शॉर्ट एक्टिंग हो गया और लॉन्ग एक्टिंग हो गया। शॉर्ट एक्टिंग वही हमारे एल्ब्यूट्रोल हो गए, वो ब्रोंकोस्पाज्म के लिए, और ऑनगोइंग सिम्टम के कंट्रोल के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग भी दे सकते हैं। म्यूकोलेटिक्स हो गया, म्यूको मतलब म्यूकस और लेटिक्स मतलब ब्रेकडाउन, जो तोड़ेंगे, तो थिन करने के लिए, पतला करने के लिए म्यूकस को, ताकि वो इजीली लंग से क्लियर हो जाए, तो वो हम ऐसे एजेंट जैसे कि हाइपरटोनिक सेलाइन दे सकते हैं। वो एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी, मैक्रोलिड्स, एजिथ्रोमाइसिन, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लिए हम दे सकते हैं। ये जनरल मैनेजमेंट में बात करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएंगे ताकि थिन हो सके म्यूकस। स्मोकिंग बंद करवाएंगे, न्यूट्रिशन अच्छा खासा खाने को देंगे ताकि जो वेट लॉस वगैरह है वो माल न्यूट्रिशन वगैरह ना हो पेशेंट को। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जैसे कि जिनको क्रॉनिक हाइपोक्सी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके लिए। ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास आता है लंग रिसेक्शन कर सकते हैं, लोबैक्टमी, या जिसे हम सेगमेंटेक्टमी भी बोलते हैं। इसमें क्या सर्जिकल रिमूवल जो भी अफेक्टेड लंग पार्ट है उसका कर सकते हैं, अगर जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके लिए हो सकता है। ठीक है। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट या रिकरेंट हीमोपेटाइसिस, मतलब बार बार अगर मुंह से खून आ रहा है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं वहाँ पे टाई अप कर देते हैं, नोट बांध देते हैं। ठीक है।
लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये एंड स्टेज ब्रोंकिएक्टिसिस में करा जाता है अगर इफ़ कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस ब्रोंकिएक्टिसिस। होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।